बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जो प्रोग्राम मैंने डॉक्टर इदरीस साहब का रिकॉर्ड किया था और जो 3 हिस्सों में मैंने नहीं बल्कि 50-50 का भी बहुत शुक्रिया हो कि उन्होंने रिलीज़ किया ये प्रोग्राम और उसका इतना रिस्पांस आया है। उसका रिस्पांस असल में 2 तरह के लोगों से आया है। एक तो वो जो प्रोफेशनल्स थे इस मामलात में, जो जानते थे सीट्स को और डॉक्टर इदरीस साहब को सुनना चाहते थे और उन तक उनकी एक्सेस नहीं थी। और दूसरा रिस्पांस उन लोगों का आया जो एक्चुअली समझना चाह रहे थे कि ये सीड गेम है क्या, और इस पे गवर्नमेंट इदारों का क्या रोल है और गवर्नमेंट इदारे किस तरीके से इस कॉटन सीड को तबाह कर रहे हैं या कॉटन क्रॉप को या स्ट्रेट को तबाह कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह के हम प्रोग्राम करते रहेंगे। आपको हमें ताउन चाहिए, और ताउन नेचुरली आप इस प्रोग्राम को जब सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और पूरा सुनेंगे इसको, उससे हमारा इनकरेजमेंट भी होगी और हम इसको और अच्छा बेहतर करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं एक जिहाद कर रहा हूँ, और ये जिहाद जब मैंने कदम उठाया था तो मैं अकेला था, और अब एक मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनती जा रही है, और स्ट्रॉन्ग टीम में आप सब लोग हिस्से हैं, सब लोगों का हिस्सा है, सब लोग मेरे साथ हैं। और यकीन कीजिए जो इतना मेरा दिल है बढ़ गया है और इतना मेरा हौसला बढ़ गया है कि मैं एग्रेसिव हूँ। मैं बाज़ औक़ात मेरे अल्फाज लोगों को पसंद नहीं आते, पेश की माजरत, और बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि आप अपनी टोन थोड़ी सी लो कीजिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाएं। वक्त नहीं है हमारे पास, अगर नाराज़ होते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वजह कि जितना वक्त हम ज़ाया करते जा रहे हैं और जितना हम इस चीज़ को आसान लेते जा रहे हैं उतना ही हमारा नुकसान बढ़ता जा रहा है। आप यकीन कीजिए, ये रिपोर्ट्स मेरे सामने पड़ी हैं, बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट्स हैं, 31 जनवरी में आई हुई हैं, कुछ जनवरी के लास्ट डिकेड में आई हुई हैं, कि हमने पिछले 5 माह जुलाई टू नवंबर हमारा करंट अकाउंट जहां सरप्लस में था वहां दिसंबर में हम डेफिसिट में चले गए। वजह 1.3 बिलियन डॉलर्स की हमने कपास, गंदम और शुगर ये हमने इंपोर्ट किया है। इससे बड़ी कर्ज हमारे लिए और क्या हो सकती है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें हम कभी खुद कफील थे और हम खुद से प्रोड्यूस करके बाहर एक्सपोर्ट करते थे, हमें वो सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कॉटन ट्रेडिशनली हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन हम वो कॉटन इंपोर्ट करते थे जो हमारी ख्वाहिश होती थी, हमारी ज़रूरत नहीं होती थी, और अब ये हमारी ज़रूरत है। और जब जो चीज़ ज़रूरत बन जाती है, और यकीन कीजिए इंटरनेशनल प्लेयर्स उस ज़रूरत के साथ फिर खेलते हैं। यही कुछ हुआ। आपने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2 क्रॉप्स, उनको कैसे तबाह किया, वो 2 क्रॉप्स थी शुगर और वीट, उनको आप सब्सिडाइज करते रहे जहाँ पे आपका रोल नहीं चाहिए था, जहाँ पे आपको प्राइवेट ओनरशिप चाहिए थी, वहाँ पे आप इसको सब्सिडी की गेम में चले गए। दुनिया हैरान है कि यार ये कैसा मुल्क है जो पूरी साल की गंदम खरीद के सरकारी पैसों से ज़ख़ीरा कर लेता है, और उसमें एक टसल शुरू हो जाती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के अंदर। अब हुआ क्या कि आपके पास डेफिसिट क्यों हुआ कि सिंध ने टाइम पे गंदम रिलीज़ नहीं की, वो पॉलिटिकल गेम्स के अंदर आ गए, और उस पॉलिटिकल गेम की वजह से पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा, और 1 रुपये की चीज़ फिर हमने 3 रुपये में इंपोर्ट की। किसका पैसा? मेरा और आपका पैसा। हम टैक्स देते हैं, और यह इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क ऐसा है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसे ज़्यादा देता है तो वो हम लोग हैं, और इसका नुकसान हम सब झेल रहे हैं। कॉटन जहाँ पे गवर्नमेंट ओनरशिप चाहिए थी, आपको पता है कॉटन को स्ट्रेटेजिक क्रॉप कहा जाता है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि 3rd वर्ल्ड कंट्रीज इकोनॉमी इज गवर्न्ड बाय द कॉटन क्रॉप, कि तीसरे दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी इकोनॉमी को अगर कोई चीज़ चलाती है तो वो कपास है। कभी सोचा इस बात के ऊपर आपने? डॉक्टर इदरीस ने इसको स्ट्रेटेजिक क्रॉप क्यों कहा था कि आपके जितने एक्सपेंस हैं, आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंस हैं, आपके मिलिट्री के एक्सपेंस हैं, आपके जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप पूरा कर सकती है, और वो है कपास। बाकी हर जगह पे तो सब्सिडी देते हैं। शुगर को आप फ्रॉम डे 1 टिल एंड, और इवन वो बन के भी आपके पास आ जाती है और गोदामों में पड़ती है, आप उसको सब्सिडाइज करते हैं। वीट आपके खाने के लिए चाहिए आपको, वही नैनी के सही, वो आपकी स्ट्रेटेजिक क्रॉप नहीं बन सकती। अब इशू ये है कि एक ऐसी क्रॉप जो स्ट्रेटेजिक क्रॉप है और जो हमें चाहिए, उसको हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया। कहानी एक दिन की नहीं है दोस्तों,
कहानी तो कब से चल रही है, सब के सब इसमें मोरद इल्ज़ाम है। इसमें एप्टमा को उठा ले, इसमें पीसीजीए को उठा ले, इसमें किसान इत्तेहाद को उठा ले, इसमें गवर्नमेंट इदारे उठा ले, इसमें आम आदमी को उठा ले। हर आदमी ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। आम आदमी में इसलिए कह रहा हूं कि वो वक्त के ऊपर जागे नहीं, जिससे आज हम जागे हैं और हम इनको जगा रहे हैं इन इदारों को। टाइम हमारे हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि एप्टमा का क्या रोल है इसके अंदर। मालिक का प्रोग्राम, अब्दुल मालिक का प्रोग्राम ब्रेकिंग विद मालिक पीछे चल रहा है। इसमें अब्दुल मालिक ने हंसते हंसते बहुत ज़बरदस्त चोट एप्टमा चेयरमैन आदिल बशीर साहब पे लगाई है कि लोग तो आपको माफिया समझते हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी। आदिल बशीर साहब ने इसको निगेट नहीं किया। इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप वॉच करें, ये 30 जनवरी का ये प्रोग्राम है कि इसमें डॉक्टर हफीज़ पाशा ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि हम 34% डेफिसिट में हैं इस दफ़ा। पिछले साल ऑलरेडी हम डेफिसिट में थे, 80 लाख 85 लाख हमने बिल की थी, या ग़ालिबन 87 लाख, और उससे भी हम 34% डेफिसिट में हैं। तो इस बात को पूरा प्रोग्राम में आप आदिल साहब को देखेंगे जो एप्टमा के चेयरमैन है, उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। ना मालिक साहब ने उनसे ये सवाल पूछा, ना उन्होंने ओनरशिप नहीं लेती है एप्टमा इसकी। एप्टमा एज ए इदारा इसकी ओनरशिप नहीं लेती, लेकिन एप्टमा से रिलेटेड यानी कुछ ग्रुप्स हैं बड़े जो किसान दोस्त ग्रुप है, वो ये चाहते हैं कि किसान कॉटन पाकिस्तान के अंदर फले फूले, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है, ये एक ऐसी क्रॉप है या ये रॉ मटेरियल है उनके लिए जो सबसे इजीली एक्सेसिबल है, जिनमें उनको एडवांस पेमेंट ही नहीं करनी पड़ती। अपनी मर्जी की क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी सिलेक्ट करें, वो उनके फैक्ट्रीज में पहुंच जाती है, उनकी मिलों में पहुंच जाती है, उसकी वो पेमेंट करते हैं, और पेमेंट भी 100% नहीं करते। अगर आप बाहर से कोई क्रॉप भी मंगवाएंगे, कहीं से भी किसी मुल्क से भी मंगवाएंगे, आपको 100% पेमेंट या तो पहले करनी पड़ती है, या सिर्फ अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से ये पेमेंट आती है, माल आता है और उसके बाद पेमेंट करते हैं, लेकिन वो भी आपको 100% करनी पड़ती है। आप इसका बैलेंस नहीं रखते। हमारे मुल्क की क्रॉप आप उठाते हैं, कई मिलें 90% पेमेंट करती हैं, कई मिलें 95% करती हैं, कई 97 करती हैं, और वो जिनर बर्दाश्त करते हैं। अगर एक मिल किसी भी जिनर का, अगर वो 1 लाख बिल बाई करती है और वो 10% या 5% भी उसका बैलेंस अपने पास रखती है और 2 से 3 महीने के बाद रिलीज करती है, तो इतने सारे करोड़ बन जाते हैं कि अगर वही करोड़ वो बैंक से लें तो उसके ऊपर उतना सारा उनको इंटरेस्ट देना पड़े तो उनको लग समझ जाए। इतना इजीली एक्सेसिबल क्रॉप है ये आपके लिए, और आपको अपनी मर्जी की क्वालिटी भी मिल रही है। ठीक है, हम 28 mm नहीं पता कर रहे, हम 29 mm पता नहीं करते, लेकिन हम शॉर्ट स्टेपल तो में वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड है, हम वो तो पैदा कर रहे हैं। ज़रूरत है, आप इस तरह के काउंट्स भी बनाते हैं जिसमें आपको ये क्रॉप चाहिए, क्यों तबाह कर रहे हैं इसको? क्यों नहीं आप ओनरशिप ले रहे इसकी? अगर आप ओनरशिप नहीं लेंगे, आप यकीन कीजिए कि आज आपकी ज़रूरत है रॉ कॉटन इंपोर्ट करना, और कल यही मुल्क आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी तबाही और बर्बादी ला सकते हैं। जिस तरह के हालात में हम रह रहे हैं, जिस तरह के स्ट्रेटेजिक कंडीशंस में पाकिस्तान मौजूद है, और जिस तरह के यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरनेशनल हालात हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आदिल बशीर साहब, प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर, एंड दिस इज़ सो सेंसिटिव। ये इतना ज़्यादा नाजुक है और ज़रूरी है कि आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। आज आपके डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, वो हर बिज़नेस में होते हैं। गैस का प्रॉब्लम भी होगा, आपको कुछ और प्रॉब्लम होगा, आपको लैंडिंग का प्रॉब्लम होगा, आपको मशीनरी का प्रॉब्लम होगा, आपको वक्त पे जो है क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो सही नहीं मिल रही होगी, अननेसेसरी ब्रेकडाउन्स होंगे, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है। लॉन्गर टर्म में ज़रा इस बात को सोचिए कि कॉटन जो है वो किस कदर, अगर कॉटन हमारे मुल्क में कम होती गई, रॉ कॉटन कम होती गई, तो जिस आसानी से ये आपको अवेलेबल है, शायद आगे ना हो। पीसीजीए, आप मेरी लास्ट व्लॉग जो आज से डॉक्टर इदरीस साहब से पहले था, उसमें काफ़ी सख्त बातें की थी। ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने उसी दरख्त पे बैठ के काटा है, उसी दरख्त को काटा है जिस पे आप लोग बैठे हुए थे। अगर इस मुल्क का सबसे बड़ा लॉस होगा किसी भी इदारे को, तो वो पीसीजीए को होगा, अगर कॉटन कम होती गई और एक वक्त में यहाँ पे कॉटन ना हुई तो मेरी डॉक्टर जयसुमल मूविंग है 3 तारीख की, जो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है, उसके रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। 3 फ़रवरी को जो इस्लामाबाद में हुई है कि जी कंसेंसस जो डेवलप करने की कोशिश की है कॉटन क्रॉप पे उन्होंने, और 4 फरवरी को एक प्रोग्राम CCRI ने भी अरेंज किया था, तरबियती प्रोग्राम था किसानों के लिए
कि उन्होंने कैसे पिंक वॉर्म से और बाकी लोगों से, बाकी बीमारियों से निपटना है और कैसे बेहतर फसल लेनी है, उसके रिजल्ट्स भी देख लेंगे। जो 4 तारीख के CCRI का प्रोग्राम था वो तो एक रूटीन प्रोग्राम है, वो उनके अपने ही उनके मोटिव्स होते हैं, उन्हें हाई अप से खुश करना होता है, उन फंडिंग्स की जस्टिफिकेशन देनी होती है। 3 तारीख का जो डॉक्टर जयसुमल ने प्रोग्राम किया उसके लिए हम दुआ गो हैं और हम चाहते हैं कि वो नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन ना हो। इसके रिजल्ट्स आने वाले वक्त में हम देखेंगे। बहरहाल अभी हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस वक्त जो वन एजेंडा जो मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ आप सबके सामने, वो ये है सीट कहाँ पे है। आपके 7-8 सीट अप्रूव हुए हैं, वो सीट कहाँ पे हैं, उनकी यूटिलिटी क्या है, उनके करैक्टरिस्टिक्स किसी के सामने नहीं आए। डॉक्टर सगीर साहब से एक फोरम पे किसी ने मांगा था कि आप इसके करैक्टरिस्टिक्स दें। हफ्ता पहले डॉक्टर सगीर साहब ने कहा था मैं इसके करैक्टरिस्टिक्स देता हूँ। 1 से 2 हफ्ते हो गए, हमें नहीं पता आया। क्या आप जिन बैग्स के अंदर ये हमें देंगे, सीड लोगों को देंगे, किस जोन के लिए है, क्या उस पर आपको हमें गाइडेंस देंगे, और किस जगह पे हमने ये लगाने के बाद इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी हम फसल ले सकते हैं, कितनी फसल आप गारंटी कर रहे हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट को आपने देखना है, आपने ज़मीन को देखना है, ज़मीन को देखने के बाद आपने उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी नॉवेल्टी देखनी है सीड की जो आप लोगों को मुहैया कर रहे हैं। ये इस व्लॉग का सबसे अहम हिस्सा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सीड कहाँ पे है। क्या वो सीड किसान जो उसको बोएगा, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने जो अप्रूव किया है, क्या उससे हम उतनी वो यूटिलिटी हम हासिल कर, प्रोडक्टिविटी हम हासिल कर सकेंगे? क्या आप गारंटी करेंगे इसको? आपके तरीक़ेकार मुताबिक जो आप तरबियती प्रोग्राम ले रहे हैं, उसमें महकमा ज़राअत का क्या रोल होगा? क्या वो जाके किसानों को एजुकेट करेगा पेस्टिसाइड के बारे में? वो लोग तो सोए हुए थे। एक मूवमेंट तो मैं देख रहा हूँ, फोरम्स पे है, सोशल मीडिया पे फोरम है, ऑन ग्राउंड क्या है वो मुझे नहीं पता। ऑन ग्राउंड तो रिजल्ट जब आएगा, जब आपकी सोइंग हो जाएगी, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, जून तक सोइंग, मई तक सोइंग चलेगी, और उसके बाद रिजल्ट आएगा 2-3 माह के बाद, फिर वो चलेगा पता। सिंध सीड कॉर्पोरेशन का हमें कुछ नहीं इल्म, उन्होंने कौन कौन सी नई सीड्स अप्रूव की हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल हम अंधेरे में उस बारे में, वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर किसी साहब को कोई इल्म है तो मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे बताएं ताकि मैं आम आदमी को ये बता सकूं। अल्लाह करे सिंध सीड कॉर्पोरेशन एक अच्छा काम कर रहा हो, अंधों में काना राजा हो, यही हम दुआ कर सकते हैं। यहाँ पे गौर एजाज साहब, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको तफवीज़ कर दी गई है और इस मुल्क ने और हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई इनपुट है तो काइंडली मेहरबानी करके हमें बताइए। डॉक्टर जयसुमल, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ PCGA, ऑन बिहाफ ऑफ माय फार्मर्स, माय इंजीनियर्स, कि जी ये काम आप उन्हें बताएं कि इस वक्त तक आपकी तरफ से क्या डेवलपमेंट है। हमारे पास कोई रेगुलेटरी इदारा नहीं है। मैं बार बार मुख्तलिफ जगहों पे ये कहता रहा हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी CEC के बाद इदारा नहीं था। कोई सपोर्ट प्राइस की हम सब बात करते हैं, इसका एक मैकेनिज्म डेवलपमेंट करना पड़ेगा। भले हम इंडियन मॉडल सामने रखें, इंडियन मॉडल इस वक्त तकरीबन 1.1 करोड़ से ऊपर बिल खरीदने जा रहा है, जो उसकी कैपेसिटी से ऊपर है, क्योंकि पास बम्पर क्रॉप है और हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी जो ज़मीन, सॉइल के ऊपर लोग बात करते हैं, हमारी मैक्सिमम सॉइल जो वहाँ पे कॉटन होती है वो तो इरिगेटेड है, वहाँ पे नहरी पानी अवेलेबल है, उसके बावजूद हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है। वजह हमारी सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड है, सब स्टैंडर्ड हमने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया हुआ है, ज़मीन को हमने बर्बादी की हुई है। और यहाँ पे महकमा ज़राअत का रोल आता था जो कि उन्होंने बिल्कुल अदा नहीं किया। 70-72 साल में उन्होंने तबाह बर्बाद करके हमारी ज़मीनें रख दी हैं और अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। कपास साथियों, दोस्तों, मेहरबानों, कपास पहला हदफ है, उसके बाद गंदम है, गन्ना है और बाकी आपकी कैश क्रॉप्स हैं। अगर आपकी ज़मीनें ऐसी बर्बाद होती रहीं और आप मॉडर्न तरीक़ों के ऊपर नहीं गए, आपने टेक्नोलॉजीज़ नहीं की, आपने स्मार्ट यूज़ ऑफ वाटर नहीं किया, महकमा ज़राअत की तरफ से ये बाकी कंपनी ओनरशिप जो लेते हैं कंपनियां, बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, उनसे आपने नहीं सीखा, यकीन कीजिए आप दाने दाने को तरसेंगे। अल्लाह ना करे ये मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरीके से हम जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पे तबाही और बर्बादी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एक प्रोग्राम किया था, अभी नहीं तो कभी नहीं, हर गुजरता हुआ लम्हा हमें और ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा है।
मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत बैकअप किया है, मुझे मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ पे, उनके फ़ोन आए मुझे, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शनल काम अब होना चाहिए। मैं एप्टेमा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार सीड वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, CCRI से, PCC से, मैं महकमा ज़राअत से, कि जिन्होंने ये जहानिया साहब आपने एक्सेप्ट किया है ना, आप सीड काउंसिल को आप चेयर कर रहे थे उस वक्त जब आपने किया, प्लीज़ हमें बताइए कि ये जो सीड हमने इस्तेमाल करना है, हमने किन किन इलाकों में कौन कौन से सीड इस्तेमाल करना है और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी तक आपकी मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं आई हैं, खाली वर्बली सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपने कुछ सीड या कुछ प्रिंट मीडिया ने बताया मंजूर किए हैं, उसके हमें करैक्टरिस्टिक्स दें और हमें उसके जोनिंग करके बताएं किन किन इलाकों में वो इफेक्टिव है। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ, कुछ लंबा हो गया, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुँचाऊँ, आप एजुकेट हों। जब आप एजुकेट होंगे, जब आप अपना राइट पहचानेंगे कि आपका एक्चुअल राइट क्या था। हमें हमारे राइट्स का नहीं पता, हमें हमेशा हमारा इस्तेहसाल होता रहा है। हर बड़े आदमी ने हमारा इस्तेहसाल किया है। अपने राइट्स को पहचाने। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको एजुकेट करूं ताकि हम अपने राइट्स को मांगने के काबिल हों और एक मुट्ठी की तरह हम सब लोग जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।